सोचिए, दिल्ली की एक आम सी सुबह भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपना दिन शुरू ही कर रहे थे। लेकिन तभी उनकी नजर अखबार की एक सुर्खी पर पड़ी। एक ऐसी हेडलाइन जो उनकी दुनिया में भूचाल लाने वाली थी। मुंबई का हॉकिंस हॉस्टल। और ये खबर गौरव के लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये एक केस था, एक बुलावा था। खासतौर पे वो लाइन, जानवरों जैसे खरोच के निशान। कोई आम इंसान इसे शायद नज़रअंदाज कर देता, पर एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटर जानता था कि इसका मतलब क्या है। ये किसी इंसान का काम नहीं था। गौरव ने बिना देर किए मुंबई निकलने का फैसला कर लिया। मुंबई पहुंचते ही गौरव सीधे हॉकिंस हॉस्टल के उस मनहूस गलियारे में थे। वहां उनकी मुलाकात हुई हॉस्टल के वार्डन गणपत काका से। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जिसका नाम था कमरा नंबर 306। गणपत काका की आवाज कांप रही थी। उन्होंने गौरव को चेतावनी दी, साहब वो कमरा वो शापित है। उन्होंने बताया कि उस दरवाजे को एक तांत्रिक ने अभिमंत्रित धागे से हमेशा के लिए सील कर दिया है। एक ऐसा ताला जिसे खोलने का मतलब है सीधे मौत को दावत देना। और यहीं पर विज्ञान और अंधविश्वास आमने सामने आ खड़े हुए। एक तरफ थे गौरव, जो मानते थे कि शापित जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक नेगेटिव एनर्जी है जिसे वैज्ञानिक तरीकों से समझा और हटाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ थे गणपत काका, जिनके लिए वो दरवाजा नर्क का दरवाजा था। गौरव ने काका को समझाया, देखिए काका, अगर अंदर कोई खतरनाक शक्ति है भी तो उसे इस तरह कैद करके रखना और भी बड़ा खतरा बन सकता है। उनकी बातों में दम था। भारी मन से ही सही, गणपत काका उन्हें उस तीसरी मंजिल पर ले जाने के लिए मान गए, कुख्यात कमरा नंबर 306 की ओर। उस अभिमंत्रित धागे को तोड़कर गौरव जैसे ही कमरे में घुसे, एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। सड़न और सीलन की मिली जुली गंध, टूटा फूटा फर्नीचर, हर चीज पर धूल की मोटी परत। गौरव ने फौरन अपना EMF मीटर निकाला। ये एक ऐसी मशीन है जो हवा में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को नापती है। मतलब अगर आसपास कोई अनदेखी शक्ति है तो ये मीटर बता देता है। अपना डिजिटल रिकॉर्डर ऑन करके गौरव ने उस कमरे की दम घोटू खामोशी को अपनी आवाज से तोड़ा। उन्होंने पहला सवाल पूछा, क्या यहाँ कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है? और जवाब आया। धूल भरे आईने में गौरव को एक पल के लिए अपने पीछे एक धुंधली परछाई दिखी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कमरे के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। गौरव झटके से पलटे, पर वहां कोई नहीं था। और जब उन्होंने वापस आईने में देखा तो परछाई भी गायब थी। तहकीकात आगे बढ़ती, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। पर गौरव अब समझ चुके थे कि इस पहेली का जवाब उस कमरे में नहीं है। जवाब तो उस लड़के के पास है जिस पर यह हमला हुआ था, ईशान। अब हर हाल में उससे मिलना जरूरी था। अस्पताल में गौरव ने ईशान से मुलाकात की, पर उन्होंने सीधा हमले के बारे में नहीं पूछा। नहीं, उनका सवाल कुछ और था। उन्होंने पूछा, उस घटना से कुछ दिन पहले तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नया या अजीब हुआ था? कुछ भी? गौरव जानते थे कि ऐसी घटनाओं की जड़ अक्सर किसी छोटी सी भूली बिसरी बात में छिपी होती है। और फिर ईशान ने याद करते हुए बताया, हमले से ठीक 2 दिन पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया था। वहां एक पहाड़ी पर उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत पर अजीब सा पौधा दिखा। ईशान को वो इतना पसंद आया कि उसने उसे जड़ से उखाड़ा और अपने हॉस्टल के कमरे में ले आया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। बस यही वो पल था। गौरव के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। ट्रैकिंग, एक अजीब पौधा और फिर हॉस्टल में हमला। अब उन्हें कोई शक नहीं था, कमरे में जो भी नेगेटिविटी थी उसकी जड़ कोई आत्मा या भूत नहीं, बल्कि वो छोटा सा मासूम दिखने वाला पौधा था। सच सामने आते ही गौरव और गणपत काका वापस कमरा नंबर 306 में पहुंच गए। लेकिन इस बार गौरव का मकसद बिल्कुल साफ था। उनका निशाना था वो पौधा। उन्होंने अपने सारे उपकरण उस पौधे के चारों ओर लगा दिए। अब असली सामना होने वाला था। गौरव ने उस अनदेखी शक्ति को ललकारा और कमरे ने तुरंत जवाब दिया। एक कान फाड़ देने वाली तेज आवाज के साथ दीवार पर लगा आईना अपने आप चकनाचूर हो गया। हवा अचानक भारी हो गई थी। खेल अब शुरू हो चुका था। अचानक उस पौधे से एक काला धुआं सा निकला और सीधा गणपत काका के सीने में घुस गया। एक पल में ही उनकी आंखें वो पूरी तरह काली हो गईं।
उनका शरीर अकड़ गया और होठों पर एक ऐसी भयानक मुस्कान आ गई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस शरीर में अब गणपत काका नहीं थे। और फिर गणपत काका के मुंह से जो आवाज निकली वो उनकी थी ही नहीं, एक गहरी, भारी और अप्राकृतिक आवाज जिसने पूरे कमरे में गूंजते हुए ऐलान किया, ये कमरा अब मेरा है। वो शक्ति जैसे ही गौरव की तरफ बढ़ी, गौरव ने अपना आखिरी दांव खेला। उन्होंने फुर्ती से वो पौधा उठा लिया और उसे नष्ट करने की धमकी दी। गौरव का अंदाजा सही था, उस आत्मा का वजूद उस पौधे से जुड़ा था और उनका ये दांव काम कर गया। पहली बार उस शैतानी चेहरे पर डर दिखाई दिया। अपने घर को खतरे में देखकर वो काला धुआं गणपत काका के शरीर को छोड़कर अंधेरे में गायब हो गया। काका बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, पर गौरव जानते थे कि ये जीत पक्की नहीं है। इस श्राप को जड़ से मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस पौधे को उसकी असली जगह पर वापस पहुंचाना। गौरव और काका वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे। जैसे ही गौरव ने पौधे को वापस मिट्टी में लगाया, एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी बेचैन चीज को उसका घर मिल गया हो। और जब उन्होंने आसपास की मिट्टी हटाई तो वो राज सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। जमीन पर बना एक पुराना तांत्रिक चिन्ह। अब सारी तस्वीर साफ थी। बहुत समय पहले किसी ने एक शक्तिशाली तंत्र क्रिया करके एक आत्मा को इस पौधे के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया था। ईशान ने जब अनजाने में उस पौधे को उखाड़ा तो उसने सिर्फ एक पौधा नहीं उखाड़ा, उसने उस आत्मा की जेल का ताला तोड़ दिया और वो आजाद आत्मा अपने घर यानी उस पौधे के साथ हॉस्टल तक चली आई। हॉस्टल में तो शांति लौट आई, पर एक सवाल आज भी उन पहाड़ियों में कहीं गूंजता है। अगर ईशान उस पौधे को कभी नहीं उखाड़ता तो क्या वो आत्मा हमेशा के लिए शांत रहती, या फिर वो आज भी वहां उसी जगह पर किसी और के आने का इंतजार कर रही है?